आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार तथा शहर का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग को आज देखना है बिहार का इतिहास। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग बिहार के इतिहास में प्राचीन इतिहास को देखेंगे। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से नवपाषाण युग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। विद्वानों के एक वर्ग ने ऋग्वेद में वर्णित कीकट शब्द को मगध से जोड़ा है और बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी और कृषि कार्य करते थे। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे और विद्वानों के वर्ग ने ऋग्वेद में उल्लिखित कीकट शब्द को मगध से जोड़ा है एवं मगध वासियों को क्षत्रिय वर्ग का बताया है। कनिंघम ने बोधगया मंदिर का सर्वेक्षण कराकर उत्खनन कराया था। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया और जिसका वर्णन हेनसांग और फाहियान ने भी किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम एवं मेजर किट्टो ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव में बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि की। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद की केसरिया स्तूप, लौरिया आर्यराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। मगध और अंग आधुनिक राजगिरी और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ध्यातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। वैशाली, वज्जी या लिच्छवी गणसंघ प्राचीन विश्व के आरंभिक गणराज्यों में एक था। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसके अनुसार विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे और घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाते हुए सदानीरा यानी बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगुण के साथ सदानीरा के तट तक आए और सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा पर थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे मगध, वज्जी एवं अंग, जो कि बिहार में अवस्थित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है एवं भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, इन दोनों में मिलता है। बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है और इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्जी संघ प्रमुख था। यहाँ हम लोग देखेंगे वज्जी संघ के 8 कुल सदस्य। पहला लिच्छवी, फिर वज्जी या ब्रिजी, फिर विदेह, फिर उग्र, ज्ञातग्र, फिर उसके बाद कौरव, भोग या भोगनगर, फिर इक्ष्वाक। अंग यानी कि आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंगराज की आरंभिक राजधानी मालिनी थी। कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। चीनी यात्री हेनसांग ने चंपा को चेनपो से संबोधित किया है। बुद्धघोष के सुमंगल वासिनी एवं सुमंगल वासिनी एवं उवास गदसाओं के अनुसार वज्जी संघ 8 जनों यानी अष्टकुल का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे
वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था, और विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी यानी सप्तपर्णी गुफा में। ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप या महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था, उसके शासनकाल में। और प्रथम बौद्ध संगीति के महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इसमें विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सर्वकामी या सब्बकामी की अध्यक्षता में, काला शोक के शासक काल में, जो शिशुनाग वंश का शासक था। और द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में मोगली पुत्तिस के अध्यक्ष में, और अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और इस तीसरे बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कुषाण वंश का शासक था। और चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी, बाकी तीनों बौद्ध संगीतियाँ बिहार में ही हुई थी। अब हम लोग जैन संगीति के बारे में देखते हैं। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, समय था चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की महत्वपूर्ण तथ्य है कि पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों में महावीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया। दूसरा जैन संगीति हुआ था वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में देवार्धिगढ़ या क्षमा सरवड़ के अध्यक्षता में, और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में। इनका कुल शाक्य था। इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया, और सौतेली माता जो मौसी थी प्रजापति गौतमी उनका नाम था। पत्नी का नाम यशोधरा था, या बिंबा, गोपा या भद्दकच्छना, ये तीनों उनकी पत्नी के नाम थे। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष में गृह त्याग यानी महाभिनिष्कर्मण। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वह बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रत्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। उन्होंने देखते हैं महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल एवं वृषभ या बैल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग या महाभिनिष्कर्मण से संबंधित प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक है पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया सारनाथ में। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की वो थे प्रसेनजीत। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध सभा में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी तो पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से।
अब हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। ये ज्ञातिग्र कुल से संबंधित है। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ, जिसको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है, जो 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिला। ज्ञान प्राप्ति जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन विजेता यानी अरहत यानी योग्य एवं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। स्यादवाद या सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्व एवं 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। आजीविका ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। हम लोग देखते हैं महावीर एवं जैन धर्म से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। इंद्रभूति गौतम था महावीर स्वामी का प्रधान गणधर। त्रिरत्न या 3 रत्न क्या है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे मखाली गोसाल, जो महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सदस्य त्याग दी थी इन्होंने। विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि जिन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं एवं अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नोट में दिया है कि ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में ऋषभ शब्द का जिक्र मिलता है। कालांतर की पुराण परंपरा इसे ऋषभनाथ से जोड़ती है। और सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है तो वह 14 पूर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो हम देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। से 492 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल रहा। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, इससे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना, जिसको छलना के नाम से भी जाना जाता है, उससे विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज को मगध में मिला लिया और उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में चंड प्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। अंग की राजधानी चंपा थी। विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का प्रमुख था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसका पुत्र अजातशत्रु उसकी हत्या कर मगध का शासक बना, जिसका कार्यकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया और कालांतर में अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत का आपस में युद्ध के बाद यह संधि हो जाता है। तत्पश्चात अजातशत्रु का कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह हो जाता है, जिससे उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयीन मगध का शासक बना 460 ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगृह, जो कि गिरिव्रज के नाम से जानी जाती है, राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया एक नगर था। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक ने अल्प काल तक शासन किया।
कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ भी हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एवं सुवर्णगिरी। उदयन ने गंगा नदी एवं सोन नदी के संगम स्थल पाटलिपुत्र या पटना में एक किले का निर्माण कराया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती मालवा को हराकर उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाना। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: भद्रसेन, कुरंदवर्ण, मंगूर, सर्वजह, जलिक, उभक, संजय, कुरव्य, नंदीवर्धन एवं पंचमक। मगध के उत्कर्ष के बारे में हम देखते हैं, एक दृष्टि में दिया हुआ है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, जो कि अजातशत्रु का पिता था। अजातशत्रु पिता की हत्या करने वाला था। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासन में आया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और इसने राजधानी परिवर्तन की राजगिरी से पाटलिपुत्र। और उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इसके बाद हम देखते हैं शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसके बाद कालाशोक या काकवड़ शासनकाल में आया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इसमें बौद्ध संघ का विभाजन हुआ महासंघिक और अस्थविर में। उसके बाद महासात्विक आए। महासात्विक थे नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक थे शिशुनाग वंश के। अब हम देखते हैं नंद वंश के बारे में। इसकी स्थापना महानंदिन या महापद्म नंद ने किया। 8 पुत्रों का शासन था। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे। इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है पतित या अधीक्षित या बाहरी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मगध के लोगों के लिए तेज बोलने वाला बताया गया है। गौतम धर्मशास्त्र एवं मनु संहिता के अनुसार मगध एक मिश्रित जाति का गोत्रक है, जो वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिला के संस्करण से निरसित है। संख्यायन आरण्यक में कहा गया है कि मध्यमा यानी प्रीतिबोध का पुत्र मगध का निवासी था। हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य एवं काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कोसल एवं वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक या काकवड़ शासक बना। इसके समय में ही यानी कि कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई, यह आयोजित हुई थी। इसमें अस्थविर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब नंद वंश के बारे में देखते हैं, जो 344 से 321 ईसा पूर्व तक रहा था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक कहा गया। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता था। महापद्म नंद को शूद्र या दासी पुत्र भी बताया गया। उसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। महापद्म नंद के समय मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था और धनानंद के समय ही यूनानियों ने यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। धनानंद के शासन के दौरान ही लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। किंवदंतियों में यह भी मिलता है कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, वर्तमान स्थिति अंग महाजनपद के आधुनिक भागलपुर व मुंगेर, इसकी राजधानी थी चंपा। अन्य नाम था मलिनी यानी महारथ, हरिवंश, मत्स्य, वायुपुराण में दिया गया है। काल चंपा कहा जाता है जातक कथाओं में। वाणिज्यम कहा गया है जैन ग्रंथों में। चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसके प्रथम शासक थे राजा अंग और अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, जो बिंबिसार द्वारा पराजित हुआ था। और प्रमुख नगर थे अश्वपुर व भद्रिका। अब हम देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय। ग्रीवरज, जो कि प्रारंभिक राजधानी थी, और पाटलिपुत्र परिवर्तित राजधानी थी। ग्रीवरज का अन्य नाम
ग्रीवज या महावग, ग्रीवज महाभारत में ग्रीवज मिलता है, महाभारत में राजगिरी का उल्लेख है, महाभारत में बृहदत्तपुर मगधपुर का उल्लेख है, रामायण में वासुमती का उल्लेख है और हेनसांग ने कुशाग्रपुर इसे कहा था और बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसारपुरी इसे कहा जाता है। पाटलिपुत्र के अन्य नाम थे कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पालीब्रोथा, अजीमाबाद, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर यह स्थित था। अब हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। जेम्स प्रिसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को विकोटित किया, यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया, जो कि यूनान थे, मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी बिस्तता के तट पर आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बिस्तता या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा। ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस और ऑनेसिक्रेटस एवं नियार्कस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, जिसका कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना और महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, जो कि हेरात के नाम से जाना जाता था, आराकोसिया यानी गंधार, जेड्रोसिया यानी मकरान और बलूचिस्तान तथा पेरापनिसदाई यानी काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है वहाँ चले गए और वहाँ संलेखना यानी उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। बिंदुसार के बारे में देखते हैं, जिसका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। इसे अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन आदि कहा गया है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अलिट्रिचहिजिया अमित्रोचेटस था। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के बारे में हम देखते हैं, 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्तिस का शिष्य बन गया। इससे पूर्व अशोक शैव था।
राज्याभिषेक के लगभग 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की और 13 वर्ष बाद धम्म महामात्रु की नियुक्ति की। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया तथा भाग यानी एक कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा मुख्यतः प्राकृत है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख ग्रीक, अरेमेइक, खरोष्टी आदि में भी प्राप्त होता है। अशोक के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त होता है तो पियदसी राजा मगध, भाभुर या ब्रावो लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के अन्य नाम विष्णु पुराण में अशोकवर्धन, मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य, ब्रावो लघु शिलालेख में पियदसी राजा मगधे और बराबर गुहालेख में पियदसी राजा, कंगनहल्ली में रानियों अशोक, रुमिनदेई निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार के स्तंभ लेख में देवनाम प्रियदर्शी, पनगोरारिया अभिलेख में महाराज कुमार, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलेन लेख में अशोक, यूनानी लेखकों ने रासिलेडस नाम दिया और अरामाई लेख में मलका और महाभारत में महासूर एवं अपराजित और कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में धर्माशोक नाम दिया गया। यानी ये सारे अशोक के नाम हैं जो विभिन्न ग्रंथों और स्रोतों में दिए गए हैं। अशोक के अभिलेख अशोक के शाहबाज गढ़ी एवं मानसेरा जो पाकिस्तान में है, यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सारे कुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। प्रथम अभिलेख में इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। दूसरे अभिलेख में अशोक द्वारा विजित राज्यों चोल, पांड्य, सारीपुत्र, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, अंत्योक, यवनराज एवं अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख है। 8वें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है और 11वें अभिलेख में धम्मदान का उल्लेख है और 13वें अभिलेख में अशोक का सबसे बड़ा लेख है यह अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा और अपने दूतों तथा 13वें शिलालेख में उसने 10 देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं और वैशाली में सिंह शेर केवल शेर जो लेख रहित है बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख के बारे में हम लोग देखते हैं तो दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरेराज स्तंभ अभिलेख, यह स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ अभिलेख ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। अशोक के अब स्तंभ अभिलेखों के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति। दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख दिल्ली में है। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थित है। लौरिया अरेराज स्तंभ अभिलेख जिला पूर्वी चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख पश्चिम चंपारण में स्थित है और रामपुरवा बैल शीर्ष स्तंभ अभिलेख एक हिस्सा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में, दूसरा हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, क्योंकि मूल स्तंभ पश्चिम चंपारण में है। संकिसा या संकास्य स्तंभ लेख जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। रामपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख के 2 भाग हैं, एक रामपुरवा बैल जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रखा है और दूसरा सिंह स्तंभ राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में है, जबकि इसका मूल स्तंभ पश्चिम चंपारण में ही विद्यमान है। प्रांतीय शासन के बारे में देखते हैं। मौर्य शासन के जो प्रांतीय शासन था, सम्राट के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार, स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खारवटिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था और अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 4 हो गई थी। ये 4 प्रांत निम्न प्रकार हैं। उद्दिच यानी उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंत्रिठ या अवंतित प्रांत की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी और कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। प्रांत यानी चक्रों का प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था।
प्रांत मंडल में मंडल जिलों में विभक्त होते थे जिन्हें आहार विषय कहा जाता था। इसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय यानी 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन के बारे में हम देखते हैं तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना का कार्य करती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को देखती थी। पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण देखती थी। छठी समिति बिक्री कर की व्यवस्था करती थी। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षी कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिसे जिला अधिकारी और एंटीनोमोई जिसे नगर आयुक्त कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था के बारे में हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था जिसे 5-5 सदस्यीय 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये समितियां इस प्रकार हैं। प्रथम समिति जो कि जल सेना से संबंधित थी। दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों से संबंधित थी और चौथी समिति अश्वारोही सेना से संबंधित थी। पांचवी समिति रथ सेना से संबंधित थी और छठी समिति गज यानी हाथी सेना से संबंधित थी। सीमा क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यूनानी लेखक प्लिनी के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे और अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था, लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की मौर्य शासक वेदरथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। राजा बनने के उपरांत भी पुष्यमित्र ने सेनापति की पदवी ही जारी रखी और स्वयं को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित नहीं किया। विद्वानों का एक वर्ग यह भी मानता है कि उसने यौन आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि थे और पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग कण्व वंश के बारे में देखते हैं। देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली और सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। इसके बाद हम लोग कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। तो कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। स्वर्ण सिक्कों के नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में विम कैडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 प्यारों के नाम उल्लिखित हैं और ये हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। हम देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसड़ स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। अभिलेखों एवं सिक्कों पर इसे पराक्रमांक या अप्रतिरथ या व्याघ्र पराक्रम, सर्वराज्योच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को इसने विजित किया था।
दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया और दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके सांदीपनि ग्रीक एवं राजकवि हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया और सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हम देखते हैं रामगुप्त के बारे में। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों या उपाधियों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था और दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के बाहर बाहलिकों और पूर्व में वंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि इसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटकर, वराहमिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। अब हम देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और यह अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात है कि गुप्त वंश की स्थिति पुनः स्थापित करने शत्रु और हुड़ों से संघर्ष का उल्लेख है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छु यानी हुड़ों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित था, उसका पुनरुद्धार करवाया था और कोहम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रोपम थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल के उत्तरार्ध के बारे में अगर देखा जाए तो चीनी यात्री सुंग युन ने 518 में भारत की यात्रा की। हिनसांग ने 629 से 645 तक भारत की यात्रा की थी। हिनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल यानी हुड़ को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया। अब हम लोग देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। यह महाविहार हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। हम लोग देखते हैं धर्मपाल के बारे में। इसका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। कालांतर में राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो कि वत्सराज का पुत्र था, उसने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विक्रम विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित था। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में था, जिसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगत कहा गया है। गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापद स्वामिन कहा है। हम लोग देवपाल के बारे में देखते हैं। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए।
अब महिपाल प्रथम के बारे में देखते हैं। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है और इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। हम देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल था। कैवर्त विद्रोह के समय शासक रामपाल था। कवि सोडल द्वारा उत्तरापद स्वामिन की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचानन नदी। और सुलेमान अल ताजिर द्वारा पाल राज को कहा जाता था रुहमा। देवपाल की माता का नाम था रन्ना देवी। अब हम लोग देखते हैं कर्नाट वंश के बारे में। इसका संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। और नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार हम लोग का प्राचीन बिहार का इतिहास संपन्न हुआ। आगे अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन और आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे।